प्रिय विद्यार्थियों, नेपोलियन बोनापार्ट के इतिहास संबंधी अंतिम भाग में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार नेपोलियन बोनापार्ट ने एक कौंसिल के रूप में फ्रांस में शासन आरंभ किया। उसके बाद 1804 में उसने अपने आप को सम्राट घोषित किया और एक के बाद एक युद्धों में जीतकर लगभग संपूर्ण यूरोप में फ्रांस की धाक जमा दी। लेकिन इसके बाद नेपोलियन का पतन आरंभ हुआ। जैसा आप जानते हैं कि इतिहास में उत्थान और पतन एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है और वही नेपोलियन के साथ भी हुआ। 1807 में जब रूस के साथ नेपोलियन ने टिल्सिट की संधि की थी, उस समय नेपोलियन प्रसिद्धि के शिखर पर था। लगभग संपूर्ण यूरोप पर उसका आधिपत्य हो चुका था। लेकिन इसके बाद 1807 में ही पुर्तगाल पर नेपोलियन ने स्पेन के साथ मिलकर आक्रमण किया और पुर्तगाल पर भी विजय प्राप्त की। प्रश्न उठता है कि पुर्तगाल पर उसने आक्रमण क्यों किया? तो हम पढ़ चुके हैं कि महाद्वीपीय व्यवस्था के चलते नेपोलियन ने यह घोषणा की थी कि यूरोप के जिस भी देश का ब्रिटेन के साथ कोई व्यापारिक संबंध होगा, ब्रिटेन का माल जहां पर आएगा, उस पर नेपोलियन कार्यवाही करेगा। पुर्तगाल चूंकि इंग्लैंड का मित्र था, इसलिए उसने अपने बंदरगाह इंग्लैंड के लिए खोल रखे थे, जो नेपोलियन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। और यही कारण रहा कि 1807 में उसने पुर्तगाल पर आक्रमण किया। स्पेन, जिसकी सीमाएं फ्रांस से लगी हुई हैं, एक तरफ फ्रांस है और दूसरी तरफ पुर्तगाल है, तो स्पेन अभी तक नेपोलियन का मित्र रहा था। उसी के साथ मिलकर पुर्तगाल पर आक्रमण किया गया, पुर्तगाल को परास्त किया गया और नेपोलियन ने विजय भी प्राप्त की। इसके बाद स्पेन का प्रायद्वीपीय युद्ध आरंभ हो गया। दरअसल जब नेपोलियन स्पेन से गुजरकर, स्पेन को क्रॉस करके जब पुर्तगाल की ओर गया, तो वो स्पेन के प्राकृतिक संसाधनों से बहुत ही प्रभावित हुआ और उसे पता चला कि स्पेन के राजा चार्ल्स और उसके पुत्र फर्डिनेंड के बीच में कुछ मतभेद भी हैं। फर्डिनेंड को, जो स्पेन की प्रजा थी, वो बहुत पसंद करती थी, बड़े लोकप्रिय था वो वहां पर। लेकिन जो राजा चार्ल्स है वो बहुत ही अक्षम और भ्रष्टाचारी किस्म का था। नेपोलियन ने उन दोनों के बीच की जो कलह थी उसका लाभ उठाया और जबरदस्ती उन दोनों से हस्ताक्षर करा के उन्हें सत्ता से च्युत कर दिया और वहां अपने भाई जोसेफ को राजा बनाया। जोसेफ जब वहां पे राजा बना तो उसने नेपोलियन का अनुसरण करते हुए उसी प्रकार की गृह व्यवस्था स्पेन के ऊपर भी लागू करने की कोशिश की। जो स्पेन की जनता को, वहां के जो नोबल्स थे, वहां के जो सामंत थे, उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई और स्पेन में राष्ट्रवाद की लहर दौड़ गई और जनता ने जोसेफ का जो विरोध है वो करना आरंभ कर दिया। और हम देखते हैं लगातार जनता गुरिल्ला युद्धों के माध्यम से जोसेफ को राजगद्दी से हटाती है और नेपोलियन उसे अपने ईगो का प्रश्न समझकर फिर उनका मुकाबला करता है, वापस जोसेफ को गद्दी पर बिठाता है। और इस प्रकार स्पेन के अंदर जो ये युद्ध थे वो 1814 तक निरंतर चलते रहे और इसका एक बहुत बुरा परिणाम ये निकला कि नेपोलियन के जो संसाधन थे वो पूरे के पूरे इसके अंदर निचुड़ गए। एक तरह से लगभग 3 लाख फ्रांस के जो सैनिक थे वो इन प्रायद्वीपीय युद्धों में खेत रहे। इसके बाद नेपोलियन ने 1809 में ऑस्ट्रिया पर विजय प्राप्त की, जो उसकी ऑस्ट्रिया पर चतुर्थ विजय थी। ऑस्ट्रिया में भी स्पेन को देखकर और वहां भी राष्ट्रवाद की जो लहर थी वो दौड़ने लगी और जो जनता है उसने अपने राजा फ्रांसिस को ये कहा कि उन्हें भी नेपोलियन से युद्ध करना चाहिए और अपने आप को उसके आधिपत्य से मुक्त कर लेना चाहिए।
तो ऑस्ट्रिया के राजा फ्रांसिस ने भी युद्ध घोषित कर दिया। बेग्राम का युद्ध हुआ दोनों के बीच और नेपोलियन ने उस युद्ध में ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया। इसके बाद जो वियना की संधि हुई, उसके अनुसार जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी मेरी लुइसा, उसके साथ नेपोलियन ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। आपको याद होगा कि जब हम फ्रांस की क्रांति पढ़ रहे थे तो उस समय भी ऑस्ट्रिया की एक राजकुमारी थी, मारी आंतवानेट, जो लुई 16 की रानी थी और जिनके विरोध ये अभियोग लगाया गया था कि वो ऑस्ट्रिया का साथ दे रही थी। जनता के मन में ऑस्ट्रिया की उस राजकुमारी के प्रति आक्रोश था और यहाँ हम देखते हैं कि नेपोलियन फिर एक ऑस्ट्रियन राजकुमारी से विवाह करता है। नेपोलियन ने मैरी लुइसा से विवाह इसलिए किया क्योंकि वो सम्राट घोषित तो हो गया था। 1804 में उसने अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया था, लेकिन वो किसी राजवंश से संबंधित नहीं था। तो अपने आप को राजवंश से संबंधित करने के लिए ही उसने इस विवाह को किया था, लेकिन इसका परिणाम उसके लिए अच्छा नहीं रहा। फ्रांस की जो जनता थी उसके मन में उसके प्रति कुछ विरोध उत्पन्न होने लगा। इसके बाद हम देखते हैं कि रूस के साथ मतभेद उत्पन्न होने लगते हैं। 1807 में टिल्सिट की संधि के समय नेपोलियन और रूस में बहुत अच्छी मित्रता हो गई थी। दोनों ने बड़ी योजनाएं बना ली थी किस प्रकार वो अपना साम्राज्य बढ़ाएंगे, लेकिन हम देखते हैं कि अब 1810 तक आते आते ये मतभेद आरंभ हो जाते हैं, जिसका एक कारण तो ये था कि नेपोलियन ने चूंकि ऑस्ट्रिया की राजकुमारी के साथ विवाह कर लिया था, तो रूस को ये आशंका हो गई कि उसका जो साम्राज्य विस्तार है अब नेपोलियन उसे नहीं होने देगा, क्योंकि ऑस्ट्रिया के साथ उसके संबंध मित्रवत हो गए हैं। और दूसरी चीज कि रूस के जो व्यापारी गण थे वो महाद्वीपीय व्यवस्था से परेशान होने लगे थे। उनके व्यापार में बहुत ही हानि हो रही थी और वो अपने जार के ऊपर ये दबाव डाल रहे थे कि इस महाद्वीपीय व्यवस्था को खत्म कर दिया जाए, इसे नहीं माना जाए। अपने जनता के हित को देखते हुए रूस के जार ने महाद्वीपीय व्यवस्था में शिथिलता आरंभ की। अब ये तो नेपोलियन के बिल्कुल अहम का सवाल था कि उसके द्वारा जारी की गई व्यवस्था को सब लोग माने। तो 1810 में इस तरीके का मतभेद आरंभ हुआ और 2 साल के अंदर अंदर नेपोलियन ने जो उसके मित्र देश थे उन मित्र देशों की सेनाओं को एकत्र किया तथा 6 लाख सैनिकों के साथ रूस के ऊपर अभियान किया। रूस की राजधानी मॉस्को पर अभियान किया। मॉस्को अभियान नेपोलियन की जो गलतियां हैं, जो भूलें हैं, उसमें सबसे बड़ी गलती मानी जाती है मॉस्को अभियान। 6 लाख सैनिकों के साथ रूस की ओर प्रयाण किया गया। बोरिडीनो का युद्ध हुआ दोनों सेनाओं के बीच में, जिसमें नेपोलियन ने बहुत ही संघर्ष के साथ विजय प्राप्त की। इस युद्ध के बाद जो रूसी सेना थी वो धीरे धीरे पीछे हटती चली गई, यानी रूस के अंदर घुसती चली गई, मॉस्को के तरफ घुसती चली गई और जितनी भी राह में फसलें थीं उन्हें जलाती चली गई, जो कुएं थे उनमें जहर डालती हुई चली गई। तो जो नेपोलियन की सेना थी उसके पास खाने के लिए अन्न आगे नहीं मिलने वाला था, पानी नहीं मिलने वाला था, तो सेना को यानी सैनिकों को ये जो सामान था वो भी अपने ऊपर लाद कर ले जाना पड़ा। नेपोलियन ने फिर भी अपनी सेना के साथ मॉस्को नगर में प्रवेश किया, लेकिन मॉस्को उसे पूरी तरह से वीरान मिला, क्योंकि वो भी खाली कर दिया गया था। कई दिन, बल्कि हम यूं कहें कई हफ्तों तक नेपोलियन ने मॉस्को में रुककर प्रतीक्षा की कि शायद जार आएंगे और आकर उसके साथ कोई शांति वार्ता करेंगे या कुछ समझौता करेंगे। लेकिन जब जार नहीं आए तो नेपोलियन को अंत में लौटना ही पड़ा, क्योंकि रसद पानी सब समाप्त हो रहा था और जो वो सेना लेकर गया था 6 लाख की, उसमें से
5 लाख से ज्यादा सैनिक जो थे उन्हें सर्दी और भूख की वजह से खोना पड़ा, उनकी जान चली गई। ये हमें उस समय की जो डिटेल वर्णन मिलते हैं उसमें पता चलता है कि सैनिकों को भूख लगती थी तो वो अपनी ही सेना के जो घोड़े थे उनके मांस को खाकर अपने आप को जीवित रखने का प्रयास कर रहे थे, यानी उनके पास रसद पानी की इतनी कमी हो गई थी। इसके बाद जब मास्को अभियान में नेपोलियन असफल रहा तो उससे प्रेरित होकर जर्मन राष्ट्रों में भी राष्ट्रवाद की लहर दौड़ पड़ी। आपको ध्यान होगा हमने पढ़ा था कि जर्मन राष्ट्रों को जोड़कर नेपोलियन ने राइन संघ का निर्माण किया था। अब ये जो राइन संघ था वो भी स्वतंत्र होना चाहता था और वहां की जनता है वो भी अपने जर्मन राष्ट्र को बनाने के लिए इच्छुक हो गई थी। लेकिन नेपोलियन ने फिर अपनी जो बची कुची सेना थी उसको एकत्र किया और लुट्जेन और बोर्जेन के युद्धों में यहाँ पर जर्मन राष्ट्रों को परास्त किया। ऑस्ट्रिया का जो मैटरनिक था उसने आकर बीच में शांति विराम की बात की कि शांति समझौता होना चाहिए और नेपोलियन ने उसे स्वीकार कर लिया। ये भी नेपोलियन की एक गलती थी क्योंकि इस समय फिर यूरोपीय राष्ट्रों को एक होने का मौका मिल गया और उन्होंने फ्रांस के विरुद्ध चतुर्थ यूरोपीय गठबंधन की स्थापना की, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन, रूस, प्रशा, स्वीडन और स्वयं ऑस्ट्रिया भी जुड़ गया। हालांकि ऑस्ट्रिया के मैटरनिक ने पहले प्रयास किया नेपोलियन से कि वो उसकी शांति समझौते को मान ले, ये जो चतुर्थ संगठन बन रहा है उसके साथ जो विराम संधि कुछ कर ले, लेकिन नेपोलियन ने उसे स्वीकार नहीं किया। उसे जब ठुकरा दिया तो ऑस्ट्रिया भी इस गठबंधन में जाकर शामिल हो गया। अब इस चतुर्थ गठबंधन ने, क्योंकि ये जान चुके थे कि नेपोलियन की सेना बहुत कम हो चुकी है, उसकी शक्ति बहुत क्षीण हो चुकी है, तो उन्होंने जर्मनी के निकट ही जो लिपजिग का मैदान है वहां पर उन्होंने नेपोलियन की सेना को पराजित किया और वहां पर उससे फोंटेनब्लू की संधि की। ये जो युद्ध हुआ वो राष्ट्रों के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस संधि फोंटेनब्लू की जो संधि की थी उसके अनुसार नेपोलियन के परिवारजन जहां जहां शासक के रूप में थे उन्हें गद्दी से हटा दिया गया, पेंशन प्रदान कर दी गई और नेपोलियन को एल्बा का जो द्वीप था उसके शासक के रूप में वहां पर उसे भेज दिया। आप देखिए नेपोलियन की प्रसिद्धि, लोकप्रियता, उसका जो भय है, उसका जो आतंक है वो कितना था कि उसको हराने के बावजूद भी नेपोलियन को उन्होंने शासक के रूप में ही एल्बा के टापू में भेजा। नेपोलियन एल्बा के टापू में चला गया और वहां उसने लगभग 100 दिन का शासन किया। ये जो 100 दिन का शासन था, इस समय मित्र राष्ट्र क्या कर रहे थे? मित्र राष्ट्र ऑस्ट्रिया की जो राजधानी थी वियना, वहां बैठकर कांग्रेस कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे और उस मीटिंग में ये तय कर रहे थे कि नेपोलियन ने जो जो जगहें जीत ली हैं उनका क्या किया जाए, किस तरीके से यूरोप के नक्शे को बदला जाए, और इस पर वो बातचीत, बहस, विचार विमर्श सब कर रहे थे। तो उनको जब लड़ते झगड़ते देखा, नेपोलियन को पता चला, तो 100 दिन के बाद जैसे ही उसे अवसर मिला वैसे ही वो एल्बा टापू से कुछ सैनिकों के साथ भाग निकला और पुनः फ्रांस पहुंच गया। जैसे ही नेपोलियन फ्रांस पहुंचा उसके पीछे पूरे फ्रांस के जो सैनिक थे वो वापस पीछे हो गए और फिर नेपोलियन की एक सेना तैयार हो गई। वियना में जो मित्र राष्ट्र एकत्रित थे अभी उनका गठबंधन टूटा नहीं था, इसीलिए उन लोगों ने अपनी सेनाएं वापस एकत्र की और वाटरलू, जो कि बेल्जियम के निकट है, वाटरलू के मैदान में नेपोलियन को 18 जून 1815 को पराजित किया। और इस बार उन्होंने कोई गलती नहीं की। अटलांटिक महासागर में एक छोटा सा द्वीप है सेंट हेलेना, वहां के टापू पर नेपोलियन को कैद कर दिया गया, जहां बैठकर उसने अपनी आत्मकथा लिखने का प्रयास किया जो अधूरी रही। और 5 मई 1821 को
पेट के कैंसर से नेपोलियन की मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार नेपोलियन के जो भी किए गए कार्य थी वो हमने पढ़े। उसके अंदर उसकी सफलताएं भी आईं और उसकी असफलताएं भी आईं। प्रश्न उठता है कि नेपोलियन जो कि इतना वीर था, योग्य भी था, वो असफल क्यों हुआ? ऐसे उसके कौन से कार्य थे जिसने उन्हें असफलता की ओर घसीट लिया? सबसे पहली बात थी इसमें कि नेपोलियन का जो युद्ध के प्रति विचार था, वो ये मानता था कि प्रत्येक कार्य युद्ध द्वारा पॉसिबल हो जाएगा। युद्ध करूंगा, जीत लूंगा और फिर अपनी बात को मनवा लूंगा। ये चीज जो थी, ये जो उसका दर्शन था, ये उसकी असफलता का कारण बन गया। जब वो कौंसिल बना था 1799 में, तो उसने कहा था पीस इज द गॉस्पेल ऑफ गॉड, यानी शांति ईश्वर का संदेश है। लेकिन जब सम्राट बना तो उसने कहा वार गिव्स ग्लोरी, युद्ध जो है वो प्रतिष्ठा देता है, यश देता है। तो ये जो उसके विचार का बदलाव है, ये तो निश्चित है कि वो परिस्थितियों के वश था, क्योंकि जब 1799 में वो कौंसिल बना था तो फ्रांस की स्थिति बहुत खराब थी और उसके लिए उसे शांति की आवश्यकता थी। इसलिए उसने ये कहना शुरू किया पीस इज द गॉस्पेल ऑफ गॉड। लेकिन जब उसने आंतरिक शांति स्थापित कर ली फ्रांस में, तो उसने कहा वार गिव्स ग्लोरी, क्योंकि उसे पता था कि जो उसके सुधार हैं वो सतही हैं, शीघ्र ही लोग परेशान हो जाएंगे। इसलिए उसने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए उसने वार की ओर मोड़ लिया और धीरे धीरे जो युद्ध जीते उसके कार्य द्वारा वो लोगों का लोकप्रिय बनता चला गया। दूसरा जो उसका असफलता का कारण था वो था उसकी दुर्बल नौसेना। विश्व में इंग्लैंड की नौसेना सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है और दो युद्धों में ये चीज साबित भी हुई। नील नदी के युद्ध में और ट्राफलगर के युद्ध में फ्रांस की नौसेना की दुर्बलता हमें दिखाई देती है। स्वयं नेपोलियन इस बात को जानता था कि वो समुद्र में इंग्लैंड को नहीं हरा सकता। उसका कहना था कि मैं समुद्र को नहीं सुखा सकता, नहीं तो इंग्लैंड को हरा देता। और यही कारण है कि उसने इंग्लैंड को हराने के लिए फिर अन्य एक आर्थिक व्यवस्था का सहारा लिया। इसके अतिरिक्त नेपोलियन की असफलता का एक कारण हम मान सकते हैं कि वो संपूर्ण यूरोप के प्रति ही एग्रेसिव था, आक्रामक था। कोई एक देश हो, दो देश हो, तीन देश हो, लेकिन वो तो हर किसी से ही लड़ने को तैयार रहता था। रूस से लेकर, मतलब पूर्व में आप रूस को देख लीजिए और पश्चिम में इंग्लैंड, रूस से लेकर इंग्लैंड तक जितने यूरोपीय देश थे उसने सबके साथ युद्ध मोल लिया। स्पेशली रूस और इंग्लैंड की बात हम इसलिए करते हैं कि यूरोप के जो बहुत बड़े देश हैं, शक्तिशाली देश हैं, वो इन दोनों देशों को माना गया और उस काल में ये दोनों ही थे और इसने दोनों से ही शत्रुता ले ली। जबकि रूस तो इसका मित्र बन चुका था ना 1807 में, लेकिन उसके बावजूद भी रूस से फिर इसने नाराजगी मोल ले ली और हमेशा इसने इंग्लैंड और रूस दोनों को अपना शत्रु बनाए रखा। नेपोलियन की बनाई हुई जो महाद्वीपीय व्यवस्था थी वो भी उसके पतन का कारण बन गई, क्योंकि सबसे पहली बात तो यह है कि फ्रांस की जो अर्थव्यवस्था थी वो खुद ही इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था पर आधारित थी। फ्रांस के अंदर कुछ भी चीज का मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता था, सब चीजें इंग्लैंड से ही मनानी पड़ती थी। हम पहले पढ़ चुके हैं कि यहाँ तक कि नेपोलियन ने स्वयं अपने सैनिकों की जो वर्दी के बटन थे वो भी उसने इंग्लैंड से स्मगल किए थे। यानी फ्रांस में खुद कुछ बनता ही नहीं था और आपने जहां बनता है वहां से माल आना बंद कर दिया। दूसरी चीज, यूरोप के सभी देशों के अंदर इस व्यवस्था से असंतोष पैदा हुआ, क्योंकि जिस प्रकार फ्रांस की स्थिति थी कि कुछ भी नहीं बनता था, उसी तरीके से यूरोप के सभी देशों में भी अभी औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी और वो सब किस पर निर्भर थे? इंग्लैंड के उद्योगों पर निर्भर थे। तो आपने जब उन चीजों को बंद कर दिया तो धीरे धीरे एक के बाद एक यूरोप के हर देश में असंतोष पैदा होने लगा। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये थी कि यही व्यवस्था है जिसके कारण नेपोलियन ने बहुत सारे यूरोपीय देशों के साथ युद्ध किया और जिसमें महत्वपूर्ण रहा रूस के साथ किया गया उसका युद्ध, जिसमें उसे भारी संख्या में अपने सैनिकों को खोना पड़ा।
इसके बाद एक उसकी असफलता का कारण माना जा सकता है स्पेन का प्रायद्वीपीय युद्ध। वो स्पेन जो नेपोलियन का मित्र था, स्वयं अपने मित्र को शत्रु बनाकर नेपोलियन ने अपने सैन्य संसाधनों को नष्ट कर दिया। कम से कम 3 लाख फ्रांसीसी सैनिक उसने इन युद्धों में खोए। अपनी आत्मकथा में नेपोलियन ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि स्पेन के नासूर ने मुझे बर्बाद कर दिया। इसके अतिरिक्त जो रूस पर उसने आक्रमण किया, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा कि मास्को पर अभियान किया, वो भी उसकी एक रणनीतिक भूल थी। क्योंकि रशिया के बारे में कहा जाता है, 2 जनरल्स ऑफ रशिया आर वेरी डेंजरस, जनरल दिसंबर एंड जनरल जनवरी। रशिया के 2 सेनापति बहुत ही खतरनाक हैं, सेनापति दिसंबर और सेनापति जनवरी। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि रूस के अंदर इन महीनों में पूरे प्रदेश पे बर्फ जम जाती है, ना कुछ खाने को रहता है ना कुछ पीने को रहता है। और नेपोलियन ने यही सबसे बड़ी भूल की कि वो इस सर्दी के मौसम में मास्को में रुका रहा। या तो उसे फौरन लौट आना चाहिए था जब जार नहीं आ रहे थे, या उसे इतने अंदर तक नहीं जाना चाहिए था ताकि उसकी जो सेना है वो इतनी परेशान नहीं होती। सेना ने युद्ध में 30,000 सैनिकों ने प्राण गंवाए, लेकिन सर्दी और भूख की वजह से उसके लाखों सैनिक मारे चले गए। और उसके बाद चूंकि वो कमजोर हो गया था, उसकी शक्ति क्षीण हो गई थी, यूरोपीय राष्ट्रों को मौका मिल गया कि वापस गठबंधन बना लें और नेपोलियन को पराजित कर दें। इस प्रकार ये नेपोलियन की कुछ भूलें हैं जिन्होंने उसे असफल कर दिया। नेपोलियन कहता था, मैं क्रांति का पुत्र हूं, लेकिन उसके इस कार्यों को देखकर, किस तरीके से उसने दूसरे देशों के लोकतंत्र की, दूसरे देशों की स्वतंत्रता की हत्या की, स्वयं फ्रांस के अंदर उसने अधिनायकत्व आरंभ कर दिया। तो ग्रांट और टेम्परले जो हैं वो कहते हैं वो क्रांति का पुत्र था, लेकिन उसने अपनी माता की ही हत्या कर दी।